करेंगे। सबसे पहले बात राजधानी यानी कि जयपुर की करेंगे। मेडिकल विभाग की रिव्यू मीटिंग आज होनी है। दोपहर 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। मुख्यमंत्री निवास पर यह मीटिंग होगी। विभाग के उच्च अधिकारी इस मीटिंग के अंतर्गत मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यह मीटिंग होगी। विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी होंगे वो इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। जयपुर यानी कि राजधानी से अहम खबर। मेडिकल विभाग की रिव्यू मीटिंग और मेडिकल डिपार्टमेंट की ये रिव्यू मीटिंग बेहद खास। देखिए, साल खत्म होने को है और ऐसे में हर डिपार्टमेंट की मीटिंग अपने आप में बेहद खास होती है और ये मेडिकल डिपार्टमेंट की मीटिंग होनी है। दोपहर 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर के रिव्यू इस मीटिंग के अंतर्गत किया जाएगा और ये मीटिंग इस साल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अंतिम ये मीटिंग और रिव्यू इस मीटिंग का किया जाएगा और ऐसे में कई महत्वपूर्ण निर्देश भी मेडिकल विभाग को लेकर के दिए जा सकते हैं, जो कि 2026 में एंटर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, 2026 के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो। तो आज 3 बजे सच बेधड़क की निगाहें दोपहर 3 बजे मेडिकल विभाग की रिव्यू मीटिंग पर टिकी रहेंगी। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर भी मीटिंग होनी है। जयपुर से खबर। जवाहर कला केंद्र में सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 जारी। 4 जनवरी तक चलेगा भारत की संस्कृति का भव्य उत्सव। हर दिन देश के अलग अलग राज्यों की लोक कला की प्रस्तुति। चरी, घूमर और कालबेलिया नृत्य ने मनमोहा। असम, पंजाब, मिजोरम और महाराष्ट्र की शानदार प्रस्तुतियां। बिहू, भांगड़ा, गिद्दा और लावड़ी ने भी उत्साह बढ़ाया। लोक संगीत और वादन ने दर्शकों को भाव विभोर किया। भारी संख्या में दर्शक इस कल्चर का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। तो अलग अलग जो संस्कृति के कलर है और नृत्य के जो कलर है, साथ में असम, पंजाब, मिजोरम और महाराष्ट्र की भी शानदार प्रस्तुतियां यहां पर देखने को मिली। बिहू, भांगड़ा, गिद्दा और लावड़ी ने भी बढ़ चढ़ करके उत्साह बढ़ाया। लोक संगीत और वादन ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। ऐसे में ये इवेंट बेहद महत्वपूर्ण रहा और सांस्कृतिक रंगों का आनंद भी भारी संख्या में दर्शकों ने लिया। जब इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते हैं तो आप भारत की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। और अब जयपुर की एक और खबर। गार्गी पुरस्कार के लिए 25% पात्र छात्राओं का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक है। शीतकालीन अवकाश से प्रक्रिया प्रभावित। स्कूल बंद होने से आवेदन अटके। रजिस्ट्रेशन केवल स्कूलों के माध्यम से। ई मित्र से सुविधा नहीं। 15 दिसंबर तक सिर्फ 60% छात्राओं का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। तिथि एक बार बढ़ चुकी है, अब फिर बढ़ने की केवल स्कूलों के माध्यम से। ई मित्र से सुविधा नहीं है और ऐसे में 15 दिसंबर तक सिर्फ 60% छात्राओं का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। तिथि एक बार बढ़ चुकी है, अब फिर से एक बार और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि शीतकालीन छुट्टियों की वजह से ये काम प्रभावित हुआ और अब ऐसे में ये तिथि एक बार फिर से बढ़ सकती है, ऐसी पूरी संभावना बताई जा रही है। गार्गी पुरस्कार के लिए 25% पात्र छात्राओं का ही अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक बताई गई है। शीतकालीन अवकाश से प्रक्रिया प्रभावित। स्कूल बंद होने से जितने भी आवेदन थे वो अटक चुके हैं और ई मित्र से भी सुविधा नहीं, केवल स्कूलों के माध्यम से है और ऐसे में 15 दिसंबर तक सिर्फ 60% छात्राओं का ही अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब एक बार फिर से ये डेट जो डेडलाइन दे रखी है 30 दिसंबर की, वो बढ़ सकती है।
भरतपुर के बयाना में वन विभाग ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। यह कार्रवाई बीती रात उपवन संरक्षक भरतपुर के निर्देशन में सहायक वन संरक्षक सुरेश चौधरी के नेतृत्व में वन रेंज बयाना क्षेत्र में गश्त के दौरान हुई। गश्त के समय रेंज बयाना के पास में संदिग्ध अवस्था में सैंडस्टोन ब्लॉक का अवैध परिवहन करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया, जिनके चालक खनिज से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद में राजस्थान वन अधिनियम के तहत सभी वाहनों को जब्त किया गया। फॉरेस्टर नरेश सैनी ने बताया कि कार्रवाई में भरतपुर डिवीजन के गश्ती दल के मेंबर नरेश सैनी, गोपाल शर्मा, प्रवीण धाकड़, महावीर मीणा, मोहित और चालक विजयपाल शामिल रहे। वन विभाग ने साफ किया कि अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। तो यहां पर भरतपुर के बयाना में ये कार्रवाई की जाती है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई में से एक इसे माना जा रहा है। अवैध खनन परिवहन में 5 ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया और वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं 5 ट्रैक्टर और ट्रॉली की। अवैध खनन पर लगातार अब डिपार्टमेंट की पैनी निगाहें टिकी हुई है। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनकी सख्त नजर यहां पर बनी हुई है। भजनलाल सरकार जो है लगातार अवैध खनन के खिलाफ है और ऐसे में जो भी अवैध खनन कर रहा है उस पर कार्रवाई का डंडा भी चल रहा है। तो लगातार भरतपुर के बयाना की तस्वीरें वन विभाग की बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अवैध खनन परिवहन में 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। ये वो तमाम 5 ट्रैक्टर और ट्रॉली है जिनका उपयोग अवैध परिवहन में किया गया। और अब बात फतेहपुर की, जहां पर शनिवार को बादलों की आवाजाही और सर्द हवाओं के चलते धूप बेअसर दिखाई दी, जिससे ठंड का यहां पर जो प्रकोप था और बढ़ गया। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के मुताबिक रविवार को न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि प्रदेश में सबसे कम और माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री और न्यूनतम 3.5 डिग्री रहा, जबकि शुक्रवार को अधिकतम 25 और न्यूनतम 3.5 डिग्री दर्ज किया था। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव के साथ ही सर्दी और भी बढ़ सकती है। जयपुर मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष ने बताया कि दिसंबर के अंत तक शेखावाटी सहित प्रदेश के कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर शीतलहर का असर भी देखने को मिल सकता है। प्रदेश के अन्य इलाकों में न्यूनतम तापमान करौली में 3.1, पाली में 3.4, फतेहपुर में 1.5 और माउंट आबू में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बादलों से और सर्द हवाओं से धूप भी बेअसर यहां पर होती हुई दिखाई देती है। तो ये फतेहपुर की तस्वीरें, जहां पर रात का पारा 1.0 डिग्री दर्ज किया गया। मतलब कि आप समझिए माउंट आबू से भी ठंडा यहाँ का पारा दिखाई देता है और शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए कुछ जगहों पर ओस की बूंदें भी आपको देखने को मिलेगी। और चलिए अब आपको ले चलते हैं। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस आज है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा यहां पर ध्वजारोहण फहराया गया। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए कई कानूनों को बदला, मनरेगा को नष्ट कर दिया जा रहा है, जल जंगल और जमीन की लूट जारी है। सरकार फर्जी आंकड़ों से खेल रही है और सच छिपाने के लिए अभी तक सेंसस नहीं कराया जा रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं 2025 में महान नायिका इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये भवन कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बना। हमारे सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया जी के अथक प्रयासों की ये देन आने वाले समय में
संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। 100 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के बाद सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, स्वतंत्रता के युद्ध में भय एकमात्र अक्षम विश्वासघात है, निराश एकमात्र अक्षम पाप है। आज हम आजादी की छाव में हैं, पर उनकी बातें आज भी अहमियत रखती है और आज हम संविधान और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए मनरेगा जैसे जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैं देश भर के सभी कांग्रेस जनों से राजधानी यानी कि जयपुर की बात करेंगे। अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, परिभाषा में बदलाव से उपजी पर्यावरणीय चिंताओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त 29 दिसंबर को वैकेशन बेंच में सुनवाई होगी। 20 नवंबर के फैसले के बाद देश भर में विरोध तेज हुआ था। 100 मीटर ऊंचाई मानक से अरावली की 90% पहाड़ियां संरक्षण से बाहर। खनन अनुमति की खबरों से जन आक्रोश बढ़ा। बेंच में सीजेआई सूर्यकांत सहित 3 जज शामिल होंगे। तो 29 तारीख को यानी कि कल 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, और सुप्रीम सुनवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि अरावली को लेकर के हर तरफ हमने देखा कि किस तरह से विरोध हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है। जयपुर से एक और खबर, राजधानी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को काबू किया गया। सांगानेर के आनंद विहार, वैशाली नगर और जयपुर जंक्शन में बम ब्लास्ट की धमकी दी थी। पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी देकर के फैलाई थी सनसनी। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के सुपरविजन में कॉल करने वाले की हुई पहचान और गिरफ्तारी। 29 साल का आरोपी रवि मीणा है, रघुकुल होटल प्रतापनगर का रहने वाला। पूछताछ में प्रेमिका से धोखा मिलने पर शराब पीकर कॉल करने की बात को कबूला। रामनगरिया थाने में पूछताछ चल रही है। कॉल में इस्तेमाल फोन भी बरामद किया। होटल प्रतापनगर का रहने वाला पूछताछ में प्रेम तो कॉल में जो फोन इस्तेमाल किया वो भी बरामद किया जा चुका है और फिलहाल अभी पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। राजधानी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को काबू में कर लिया है और महज जिसने धमकी दी 29 साल का ही वो युवक है। सांगानेर के आनंद विहार, वैशाली नगर और जयपुर जंक्शन में बम ब्लास्ट की धमकी तक दे डाली थी। पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी देकर के सनसनी फैलाई थी। पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी दी थी, फोन किया था और ऐसे में अब ये 29 साल का जो महज एक लड़का है उसे धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। रवि मीणा इसका नाम बताया जा रहा है और इसने धमकी देने की बात को भी कबूल कर लिया है। आपको बता रहे हैं राजधानी की एक खबर है जहां पर राजधानी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बढ़ते आगे, न्यू ईयर और सुपर वीक में पर्यटकों से गुलजार है वडोदरा। शीतकालीन अवकाश के चलते प्रदेश में पर्यटकों की आवक बढ़ी है। न्यू ईयर से पहले ही गुलाबी नगरी के सभी सितारा होटल की एडवांस बुकिंग भी की गई। तो वहीं जैसलमेर के रेतीले दूरों से लेकर के झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर में भी पर्यटकों की बहार बेशुमार है। बड़ी संख्या में देशी से विदेशी सैलानी राजस्थान में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच रहे हैं।
और अब बात सिरोही के आबू रोड की करेंगे, जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने पीछे से ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। सड़क हादसे में ऑटो में सवार 4 लोग जख्मी हुए। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हुआ। लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने घायलों का इलाज किया। उपचार के बाद में गंभीर घायल को रेफर किया। घटना के बाद मौके पर रिको पुलिस ने जानकारी ली। रिको थाना क्षेत्र के चंद्रावती पुलिया के पास में हादसा हुआ। योग्यता जांचे बिना फॉर्म भरने पर आरपीएससी सख्त है। राजस्थान में ई मित्र संचालकों पर होगी कार्रवाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रदेश भर में संचालित लगभग 80,000 ई मित्र कियोस्क संचालकों की गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन आयोग को प्राप्त हो रहे हैं। आयोग ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को पत्र भेजकर ई मित्र संचालकों को सख्त निर्देश जारी करने को कहा। तो अब लापरवाही पर कड़ा रुख अख्तियार किया गया है।